Okay, so we'll be starting with strategic management chapter number 1. Okay, टारगेट लगाएंगे, टारगेट बेस्ड परफॉर्मेंस देंगे. टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि हमारे को 1 hour 10 minutes में ये चैप्टर फिनिश करना है. 1 hour 10 minutes. फाइन, चलिए शुरू करें. चैप्टर नंबर 1 का नाम बताएंगे जल्दी से. कौन बताएगा? चैप्टर नंबर 1 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का नाम बताएंगे. इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. ठीक है साची, अगर तुम मुझे एक के साथ साथ एक फ्री दे दो, यानी कि तुम मुझे चैप्टर नंबर 3 का नाम भी बता दो, तो मैं तुम्हें 50 रुपए का इनाम दूंगी. अभी नीचे नहीं देखने का, ऐसे देखने का. मैं बताता हूँ ना ऐसे. साची नो 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 नहीं देख नहीं रही, लेकिन नहीं पता मुझे. ऋतिक आप पे अप्लाई नहीं होता, आपका वीडियो ऑफ था. इसीलिए मैं बोलती हूँ मेरी क्लास में वीडियो जो है ऑन करना मैंडेटरी है. यू नेवर दोबारा करो, ये मैम दोबारा करो. इस बार अमाउंट ज्यादा रखो, 1000 रुपए तो रखो प्लीज. अच्छा चलो ठीक है. ओके सो मैं चैप्टर का नंबर और चैप्टर का नाम को याद रखने पे बहुत फोकस रखवाती हूँ. जितने स्टूडेंट्स मेरे से पहले पढ़े हैं दे न्यू दिस. आई एम अ बिट डिफरेंट फैकल्टी. मैं लर्निंग के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन भी देना सिखाती हूँ बच्चों को. ठीक है, तो अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे. चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. ठीक है, अब जो चैप्टर हम कर लेंगे या जिन चैप्टर का नाम याद करा दूंगी, वो किसी भी नेक्स्ट क्लास में पूछ सकती हूँ. यू कैन बी रिवॉर्डेड और यू कैन बी पेनलाइज्ड. दिस इज योर फर्स्ट क्लास, सो नो पेनल्टी फॉर टुडेज क्लास. चलिए शुरू करें. ओके, सो चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. एक वर्ड की गलती भी नहीं होनी चाहिए नाम के अंदर चैप्टर के. ठीक है, ओके. So I'll be sharing my screen and you can have your notes जो भी आपके पास हो. Okay, so we have this much chapter only. छुटकू सा चैप्टर है ये, और इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है. एक क्वेश्चन तो आना ही आना है. यू नो इट वेरी वेल, राइट, कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. व्हाट वुड बी दैट क्वेश्चन? मैम हमको क्या पता. चलो आओ पता लगाते हैं. लगाएं पता. पढ़ने से पहले ये बताती हूं कि इस चैप्टर में पे टॉपिक क्या क्या है, फिर मालूम करते हैं कि क्या क्वेश्चन आएगा. ओके चलिए. सो इस चैप्टर का जो कंटेंट हमें दिख रहा है, देयर इज अ शॉर्ट नोट ऑन बिजनेस पॉलिसी, देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, देन कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी क्या होती है, देन उसके बाद में स्ट्रैटेजी का बेसिकली नेचर बताया है. उसके बाद में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, उसके इंपॉर्टेंस, उसके लिमिटेशंस, स्ट्रैटेजिक में लेवल्स कौन कौन से होते हैं, एंड देन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. एंड बस ये चैप्टर इतना ही है. ठीक है, क्या क्या कंटेंट है? स्ट्रैटेजी पढ़नी है. चैप्टर का नाम क्या था? इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. ठीक है, वर्ड उठाया स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तो पढ़ना ही है. ठीक है, उसका डेफिनेशन पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, इंपॉर्टेंस पढ़ना है, लिमिटेशन पढ़ना है. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट 2 वर्ड से बना है, स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट. तो स्ट्रैटेजी भी पढ़नी पड़ेगी क्या होती है, मैनेजमेंट भी पढ़ना पड़ेगा क्या होता है, सिंपल सा फंडा. उसके बाद में क्या करना पड़ेगा कि ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एप्लीकेबल कहां कहां होता है. ठीक है, और लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट जो कि तुमको आते हैं, बताओ. कॉर्पोरेट लेवल, ऐसा कुछ बताओ. टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. अच्छा ना साची, देख सुन, अगर किसी को लोअर लेवल, लोअर लेवल का होगा ना, उनको दिल पे तकलीफ होती है ना, उनको ऑपरेशनल बोल सकते हैं. ठीक है, ये जो साची फर्स्ट रेक्टिफिकेशन वाज दैट. सेकंड रेक्टिफिकेशन इज दैट विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रैटेजिक लेवल्स हम इनको कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शनल बोलते हैं. अगर मैं बोलूं लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन योर आंसर वुड बी करेक्ट. बट if I'm saying strategic levels in the organization, then your answer would be corporate, business and
फंक्शनल. इट इज एज सेम एज कि आप बोल रहे हैं, एग्जाम्पल आप बोल रहे हैं देयर कैन बी द मैं ऑडिट से रिलेट कर रही हूँ इस कंटेंट को. आप बोल रहे हैं ऑन द वन साइड दैट देयर कैन बी द रिस्क विद रिस्पेक्ट टू द काइंड ऑफ मिस्टेक दैट कैन अराइज. And as a faculty, as a senior, I am saying there has to be the word like risk of material misstatement, जो कि better version है इसका. Is that clear? अगर आप बोलते हैं the auditor actually does the sampling for the purpose of audit. ठीक है, ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है. बट एक टेक्निकल बंदा क्या लिखेगा? नो, द ऑडिटर डज द ऑडिट सैम्पलिंग. सो क्या करना पड़ेगा अपने को? वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स की डिक्शनरी जो अपनी इंक्रीज करनी पड़ेगी. तो आज से अगर लेवल्स पूछेंगे तो टीएमओ, टॉप मिडिल ऑपरेशनल, एंड अगर आपसे स्ट्रेटेजिक लेवल पूछेंगे तो कोऑपरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल. क्या सब्जेक्ट में जो चैप्टर में ओवरव्यू समझ में आया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है? ओके, अच्छा. अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे. जो ये स्ट्रक्चर आपने अभी दिमाग में बनाया ना, ये चैप्टर था छोटा तो दिमाग पे बन गया है ना. अब आगे EIS तो देखो, पता नहीं उसके तो न्यूक्लियर फैमिली की जगह जॉइंट फैमिली लेके बैठा है वो, पता नहीं कितने कितने स्ट्रक्चर बनेंगे वहां पे. इज दैट क्लियर? तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पर आपको माइंड मैपिंग जो आप बना रहे दिमाग में उसको कॉपी पे छापना पड़ेगा. ठीक है, तो आप जो है माइंड मैप्स पर करेंगे कि आपने उस सब्जेक्ट के अंदर, उस टॉपिक के अंदर, उस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी हैं. आप एक जगह लिखेंगे. हर चैप्टर का एक माइंड मैप बनेगा. मैम क्या वो माइंड मैप आप बनवाओगे? मैं चैप्टर नंबर 1 का बनवाऊंगी SM में, और जो फर्स्ट चैप्टर हम करेंगे इन EIS उसका बनवाऊंगी. उसके बाद आपको बनाना होगा. एंड व्हाट वुड बी डन आफ्टर लाइक आई एम डन विद द फर्स्ट चैप्टर, आप खुद बनाएंगे, मुझे फॉरवर्ड करेंगे, मैं चेक करूंगी, आपको रीसेंड करूंगे. इज दैट क्लियर? चलो, सो चैप्टर नंबर 1 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ना है ओवरव्यू मिल गया. अब हम शुरू करने से पहले मैंने आपको से क्वेश्चन कहा था कि मैम की बता दो कि इस चैप्टर में से कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है. नो, वी हैव टू प्ले वेरी क्लेवरली. ठीक है, ध्यान से देखेंगे क्या करने वाले हैं. नवंबर 2022 में कौन सा क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से? एनीवन इन द क्लास? जल्दी बताएंगे. ये प्रोएक्टिव और वो वाला हाँ, लिमिटेशन आई थी शायद. लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. वेरी गुड अदनान. सो लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आ गया. इसका मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस में से किसका विकेट आउट हो गया? लिमिटेशंस का. अब वो क्वेश्चन सब्जेक्टिव में दोबारा नहीं आएगा. ठीक है, अब चलेंगे एक और अटेम्प्ट पहले. मई 22 में कौन सा क्वेश्चन आया था? शशांक, यू आर नॉट ऑडिबल अगेन. छोड़ो मैम, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, इट मैटर्स अ लॉट. हाँ जी, गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. करेक्ट. बेसिकली इट वाज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जो ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला. ठीक है, तो अब क्या समझना है? अब आपने ये समझना है किसी और से आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि मैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भेज दो, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भेज दो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. बेजा घुमाओ, तुमको करना सिखा रहे हो. लास्ट 2 अटेम्प्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की मैं बात कर रही हूँ. ठीक है, मैं किसी और सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग विद दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओनली. तो आपने नवंबर 22 और मई 22 के क्वेश्चन पहले ही क्या कर देने हैं? एक्सक्लूड कर देने हैं. किसके लिए? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए. ठीक है, 2 क्वेश्चंस आपके कम हो गए. ठीक है, और 2 क्वेश्चंस कम होने का मतलब ये है कि मैं इस क्रैश कोर्स में वो 2 क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी. इज दैट क्लियर? अगर आपने पढ़ा है आप खुद पढ़िए, डाउट्स मुझसे पूछ लीजिए. एज सिंपल इज दैट. ओके, चलिए अब आगे काम करते हैं. तो शुरू करते हैं सबसे पहले स्ट्रैटेजी वर्ड से. चलिए मैनेजमेंट वर्ड से शुरू करते हैं. इजी मैनेजमेंट वर्ड से शुरू करते हैं. हाँ जी, ओके. सो ये जो वर्ड है ये तो आपने बचपन से पढ़ा है, हाँ कि ना? ये वर्ड तो आपने बचपन से पढ़ा है.
ठीक है। और उस बचपन की जो आपने आपकी यादें हैं, उन यादों से ही हम इस मैनेजमेंट को खेल लेते हैं। जो ये मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन है, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यू पर्पस, ठीक है। तो एमसीक्यू का मतलब क्या है कि ये आपको ज्यादा एज पर सब्जेक्टिव याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप उसको ओवरव्यू लेके काम चला सकते हैं। मैं आपको बीच बीच में बताती रहूंगी, नोटिंग करना आपकी जिम्मेदारी है। दिमाग में करो तो, पेंसिल से करो तो, योर चॉइस। ध्यान से मेरी बात समझेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये दो हाथ है, ये दो हाथ है, ठीक है। दो तरीके से आईसीआई ने बोला कि मैं डेफिनेशन देता हूं। कहने को तो बहुत लोग आए और बहुत लोग चले गए, बीच में मैनेजमेंट की डेफिनेशन दे गए, बट अपने को कौन सी याद करने का? अपने को आईसीआई वाली याद करने का। अपने को कभी कोई ये भी पूछ लेना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन कितनी है, तो क्योंकि आईसीआई की बुक में कितनी दे रखी है? 2। तो अपने को क्या लिखना है? देयर आर 2 डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट, एज सिंपल एज दैट। कभी मैं कंफ्यूज हो जाओ कि यहाँ बीएसटी में पढ़ी थी, पता है उसने तो ये कहा था, इट इज एन आर्ट ऑफ दिस, ये कहा था, ये कहा था, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आईसीआई का सिलेबस जैसा आईसीआई करेंगे हम वैसा करेंगे, ठीक है। सिंपल दो डेफिनेशन। पहले डेफिनेशन वो बचपन वाली, कौन सी वाली? ऑडिट कह रही हूं। मैनेजमेंट रेफर्स टू दी प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। डन। अबे डायरेक्शन तो दे दे। डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये डेफिनेशन याद है? सिंपल। एक डेफिनेशन तो ये दी। दूसरा कहता है कि एक बात बताओ, आपने ये डेफिनेशन मैनेजमेंट में पढ़ी थी बीएसटी में। दूसरा कहता है भाई आपने ऑडिट भी पढ़ी है, आपने लॉ भी तो पढ़ी है। हमने कहा पढ़ी है। तो कहते हैं उसमें आप मुझे बताओ कि जो कंपनी बनाते हैं जो लोग, उनको तो हम ओनर कहते हैं। मैंने कहा हाँ। और जो कंपनी बनाने के बाद छोड़ देते हैं, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी होती है कंपनी को चलाने की, उनको क्या कहते हैं? उनको भी तो मैनेजमेंट कहते हैं। तो एक मैनेजमेंट प्रोसेस है और एक मैनेजमेंट क्या है? वो लोग जो कंपनी को चलाते हैं, वो लोग जो कंपनी को चलाते हैं। कौन लोग कंपनी को चलाते हैं? हमें तो ये पता है। किसने बताया? हमें बताया लॉ ने। लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कौन बताएगा मेरे को? शब्द है बहुत बढ़िया, बेहतरीन। मैं बोर्ड पे लिखूंगी, आप मुझे देंगे उसका फुल फॉर्म। बताओ फुल फॉर्म। की मैनेजरियल बात समझ आई? तो कंपनी को चलाने वाले लोग कौन होते हैं? की मैनेजरियल पर्सन। उनको की क्यों बोलते हैं? क्योंकि वही तो चाबी होती है। अगर वो नहीं लगेगी तो कंपनी आगे नहीं बनेगी। अच्छा एक बात बताओ, जो की मैनेजरियल पर्सन है, इसके हिसाब से एक बात बताओ कि अगर कोई ताला है, उसकी चाबी ऐसी है जो कि अच्छी चाबी नहीं है, नकली चाबी है, तो दिक्कत तो होती है ना ताला खुलने में। सिमिलरली ये जो लोग हैं, ये लोग जो है ना, ऐसे लोग हो जो कि सुनना, जिनकी अक्ल घुटनों में हो, तो कंपनी नहीं चल पाएगी। नहीं। तो ध्यान रखेंगे एक सेंटेंस जो कि मुझे लगता है शायद अगर एग्जाम में सब्जेक्टिव बने तो इसी में बन सकता है। ये सेंटेंस है, द S&S यानी कि कंपनी का सर्वाइवल और सक्सेस डिपेंड करता है कंपनी के इन KMPs के कॉम्पिटेंस और करेक्टर के ऊपर। जैसी इनकी कॉम्पिटेंसी होगी, यू अंडरस्टैंड कॉम्पिटेंसी, राइट? और जैसा इनका करेक्टर होगा, करेक्टर यानी कि एक है ना, चल ठीक है कल कर लेंगे, एक करेक्टर तो हुआ। तो अगर कंपनी के KMPs ऐसे होंगे तो क्या कंपनी आगे बढ़ पाएगी? नहीं। तो कंपनी का सर्वाइवल और सक्सेस किस पे डिपेंड करता है? इन KMPs के कॉम्पिटेंस और करेक्टर पे। बात समझ आई? बोलो। डन हो गया मैनेजमेंट की डेफिनेशन? डन। अब चलते हैं स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन पे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन पे। ये स्ट्रैटेजी की मैंने बहुत सारी डेफिनेशन दे के रखी है, आप इसमें से मार्क करेंगे एग्जाम के लिए कौन सी करनी है। एग्जाम के लिए एक आप ये करेंगे छुटकू में, मतलब अगर आपको छोटी सी करनी है और आपको कुछ याद नहीं है तो आप ये वाली करेंगे, और अगर आपको अच्छा सा आंसर लिखना है तो आप ये वाली करेंगे। मैं पहले छुटकू वाली कराती हूँ, फिर बड़ू वाली कराऊंगी। छुटकू वाली क्या कहती है? छुटकू वाली कहती है WWE। WWE क्या होता है? धिशुम धिशुम होता है कि नहीं होता है? दैट मीन्स वी आर एक्चुअली डूइंग द धिशुम धिशुम इन द मार्केट, इन द इंडस्ट्री। दैट मीन्स हियर WWE का मतलब है वेज टू विन ओवर एनिमी। अभी अभी वैलेंटाइंस डे गया कि नहीं गया? क्या बोलते हैं वैलेंटाइंस डे में? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड
वॉर। सो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर का मतलब क्या है? सब कुछ जायज है, चाहे वो कोई भी लाइक प्यार हो या कोई जंग हो। तो यहाँ पर हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी सब कुछ जायज होता है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर वाली सिचुएशन होती है। निमोनिक क्या है? निमोनिक है वेज टू विन ओवर एनिमी, यानी कि वो कोई भी तरीका जिससे हम अपनी एनिमी से जीतना चाहें उसे क्या कहेंगे? स्ट्रैटेजी। वो कोई भी तरीका जिससे हम अपनी एनिमी से जीतना चाहें। मैम ऐसे कैसे? देखो लेट्स सपोज एक तरफ हिंदुस्तान एक तरफ पाकिस्तान, ध्यान से मेरी बात सुनना। दोनों जन ना प्लानिंग करके आएंगे, प्लानिंग वर्ड बोला मैंने, दोनों जन प्लानिंग करके आएंगे, ऐसा हुआ तो ये कर देंगे, ऐसा हुआ तो ये कर देंगे। पर पता है क्या हुआ? वहां पर ऐसा कुछ हुआ जो प्लान में था ही नहीं। तो अब क्या होगा? ऐसा है अब तो बारूद फेंक दे, हाँ ऐसा हमारा हिंदुस्तान के ऊपर अटैक किया, फेंक दे। मतलब क्या है? कोई भी चीज जिससे कि हम एनिमी से जीतने का क्या रखे? जज्बा रखे, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रैटेजी। बात समझ आई? इज दैट क्लियर? स्ट्रैटेजी का निमोनिक बताओ। WWE वेज टू विन ओवर, Ways to win over enemy. इज दैट क्लियर? ओके, यू नो देयर लाइज अ डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन। जैसे साची की मैं बात करती हूँ, साची ने एक टाइम टेबल बनाया, कहा कि मैं ये सब्जेक्ट को इतने घंटे दूंगी, इतने बजे पढ़ूंगी। ठीक है, ये क्या है? इसकी प्लानिंग। फाइन, ये नॉर्मल बच्चे की प्लानिंग है। नाउ आई हैव अदर पर्सन ऑन दी हैंड, लेट्स सपोज अदनान इज ऑन दी अदर हैंड। ये कहता है अच्छा पिछली बार AIR 1 आई थी ना, उसके EIS में इतने नंबर थे, मुझे इस बार EIS में उससे ज्यादा लाने हैं। तो ये प्लानिंग नहीं करेगा, अब यहाँ पे क्या करेगा? ये कुछ भी करेगा, इसको उससे ज्यादा लाने हैं, तो ये स्ट्रेटेजी बनाएगा। प्लानिंग में ऑलमोस्ट हमारा जो लेवल होता है कॉम्पिटेंस का या सामने वाले पे वार करने का, वो फिर भी कम होता है। हम सामने वाले पे वार ज्यादा नहीं कर रहे होते हैं, बट स्ट्रेटेजी में हम पक्का सिचुएशन ऑफ वॉर में होते हैं। ओके चलो, तो अब ये मान के चलो अभी एग्जाम में वॉर में ही हो, अपना बेस्ट देने का। ठीक है, चलो। सो इजी डेफिनेशन याद हो गई, आगे चले। ओके, देवांश गुप्ता वार्निंग ऑन योर वीडियो। ओके, बड़ी वाली डेफिनेशन थी ना, इसलिए तो इस डेफिनेशन में क्या बोला? स्ट्रेटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। डेफिनेशन बड़ी थी ना, तो क्या बोला? लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। लॉन्ग रेंज, यू अंडरस्टैंड? गाड़ी चलाई किसी ने, जब लाइट जलाते हैं तो, या स्कूटी चलाई किसी ने, उसमें भी हम लाइट के हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम आगे वाली लाइट जला ले या नीचे वाली लाइट जला ले। एक की जो रेंज होती है वो ज्यादा होती है, एक की रेंज होती है वो कम होती है। तो क्या बोला? स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज। ठीक है, सेकेंड वर्ड क्या है? ब्लूप्रिंट। अब ब्लूप्रिंट क्या होता है? आपको पता है, जब घर बनता है ना, जब घर बनता है तो घर की भी नक्शा बनता है। यहाँ पे 2 कमरे आएंगे, यहाँ रसोई आएगी, यहाँ पर वॉशरूम आएगा। क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है। इसका मतलब सेम वे में स्ट्रैटेजी क्या होती है? कंपनी किस तरीके से आगे बढ़ेगी, वो क्या है? कंपनी का लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। ठीक है, आगे पढ़ना ध्यान से, यहां पर बच्चा गलती करता है। स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट किसका है? ऑर्गेनाइजेशन की डिजायर्ड, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है उसके बारे में बोल रहा है। क्या चाहती है? कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या बनना चाहती है। व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बी, दैट मीन्स हम इमेज के बारे में बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन किस रास्ते पे चलना चाहती है, द डायरेक्शन इट वांट्स टू गो फॉर, एंड द डेस्टिनेशन वेयर इट वांट्स टू गो। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे और समझेंगे। स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, यानी कि स्ट्रैटेजी बताती है कि हमारी जो आगे स्टेप्स होने वाले हैं वो कैसे होने वाले हैं, और वो तो स्टेप्स हम डिफाइन करते हैं, वो डिफाइन होते हैं कि कंपनी जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, आगे क्या बनना चाहती है। अगर मान लो मैं एक सोशल वर्कर बनना चाहती हूं, तो क्या मैं तुम लोगों से पैसे चार्ज करूंगी क्या? नहीं ना, बात समझ आई? सो इमेज, डायरेक्शन, मैं क्या डायरेक्शन को ऑप्ट करने वाली हूँ। मुझे लेट सपोज दिल्ली से जाना है चंडीगढ़, ठीक है, मैं डायरेक्टली भी जा सकती हूँ और मैं कह रही हूँ मैं इनडायरेक्टली भी जा सकती हूँ। डायरेक्शंस बहुत सारी होती हैं। देन डेस्टिनेशन, अल्टीमेटली मुझे पहुंचना क्या है, तो कंपनी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्ट्रेटेजी, 3 चीज हमें बताती है। इज दैट क्लियर? क्या क्या चीजें हैं? वांट्स टू बी इमेज,
wants to do destination direction and where wants to go destination. अब बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है? कंफ्यूज होता है दो शब्द में, डायरेक्शन और डेस्टिनेशन. ठीक है, मैं इसको इजी कर देती हूँ. आप मुझसे बताओ, जब आप उबर या ओला बुक करते हो तो वहां पर आप डेस्टिनेशन डालते हो या डायरेक्शन डालते हो? Destination. और डायरेक्शन वो अपने अकॉर्डिंग गूगल मैप उठाता है ना, जब कभी कभी गलियों में ब्लॉक कर देता है ना. सो याद रखेंगे, सबसे लास्ट वाला क्या है? डेस्टिनेशन, यानी कि वेयर यू वांट्स टू गो. इज दैट क्लियर? एंड जहां पर वांट्स टू डू, आप हाईवे की रोड पकड़ना चाहते हैं, गली की रोड पकड़ना चाहते हैं, दैट वुड बी द डायरेक्शन एज पर द गूगल मैप्स. इज दैट क्लियर? तो अगर आप इजी डेफिनेशन याद कर सकते हैं, इजी करिए. अगर आप बड़ी वाली डेफिनेशन याद कर सकते हैं, बड़ी वाली लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. जहां पर होगा ना बेटा कि आपको यही करना होगा, मैं आपको वहां पे बता दूंगी. जहां पर आपके पास ऑप्शन है, मैं आपको ऑप्शन बता दूंगी. जहां पे आपको छोड़ना है, क्या छोड़ना है, वो भी आपको बता दूंगी. दिस वे हम लोग क्लासिफिकेशन करके चलेंगे. सो हमारे पास में क्या कॉन्सेप्ट था? एक था मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, एक था स्ट्रेटेजी का कॉन्सेप्ट. दोनों कॉन्सेप्ट क्या हो गए हमारे पास? खत्म, डन. ओके, अब चलते हैं आगे. बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. आइए इधर देखिए, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. नाउ स्ट्रैटेजी प्लस मैनेजमेंट क्या बना मिलके? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि आपके स्टडी मटेरियल में भी ये एक डायलॉग लिखा हुआ है. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट. ये मेरा दिया हुआ डायलॉग नहीं है, स्टडी मैट का दिया हुआ डायलॉग है. इज दैट क्लियर? बात समझ आई? अच्छा, अब एक बात मुझे बताओ, मैंने इसको डायग्राम फॉर्म में, फ्लोचार्ट फॉर्म में दे रखा है इसकी डेफिनेशन को, बट मैं अगर आपसे ये कहूं कि इसकी डेफिनेशन ऑलमोस्ट आपको आती है तो आपको कैसा लगेगा? पहली बात. दूसरी बात, अगर आपको आती है तो ये 3 जगह इस्तेमाल होगी, यानी कि मैं आपको कह सकती हूं बाय हुक और बाय क्रूक ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में मार्क्स दे के ही जाएगी. क्यों, कैसे? अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. ये सब्जेक्ट का नाम है बेसिकली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. जो क्वेश्चन आएगा इसी से ही आएगा. कहीं पर अगर आपके पास कंटेंट शॉर्ट पड़ रहा है, कोई केस स्टडी आ रही है जहां पे आपके पास कंटेंट शॉर्ट पड़ रहा है, तो वहां पर क्या करेंगे? टिप नंबर 1 इन माय क्लास, वहां पर आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन देंगे और उस डेफिनेशन को बॉक्स के अंदर डाल देंगे. कोई भी चीज जब आप बॉक्स के अंदर डालोगे इन द एग्जामिनेशन, इट विल रिफ्लेक्ट कि ये आपने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन दी है. ठीक है, तो क्या होगा? जब कॉपी चेक होगी आपकी तो उसको मेन आंसर का पार्ट ना मान के आंसर का एंसिलरी पार्ट माना जाएगा, और ये माना जाएगा कि अरे वाह, बच्चे को तो बड़ी अच्छी नॉलेज है, बच्चे ने बेसिक आंसर चालू करा है. इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो. सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ऐसा कोई बच्चा जिसको कि अभी याद हो डेफिनेशन? एनीवन इन द क्लास जिसको डेफिनेशन याद हो? बिना देखे कोई सुना सकता हो? ट्राई. कुछ याद है. चलो कुछ सही. शिवम, ओके, आंखों पे हाथ रखेंगे. हाँ. फॉर्मिंग स्ट्रेटेजिक विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, creating strategy, implementation, and then evaluation of strategy, and finally taking corrective measures where appropriate. वेरी गुड शिवम. शिवम ने अपना खाता खोला है, 11 रुपए का इनाम शिवम को. ठीक है, गुड जॉब. ओके, तो ये 11 रुपए से तो बात नहीं बनेगी मैम. ऋतिक, मुझे लगा तेरी पेनल्टी ना पड़ जाए, मेरा वीडियो ऑफ है. आज की क्लास में तो पेनल्टी नहीं है, बट आगे की क्लास में हो सकती है. चल, ओके, सो गुड जॉब. अब आप ट्राई करोगे. चलो आओ देखते हैं. सुनो ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? बिफोर गोइंग विद दिस, जो शिवम ने कहा, ध्यान से मेरी बात सुनना. सो हमने अभी एक सेंटेंस याद किया, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट. ओके, फाइन. अब चलते हैं आगे. अब क्या हुआ? अब हम इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए जब हम इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए आए तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन में क्योंकि वर्ड आता था मैनेजमेंट, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, क्योंकि वर्ड आता था मैनेजमेंट, तो क्या हुआ? हमने कहा क्योंकि उसका एक हिस्सा ही प्रोसेस है,
तो इसका मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस होता होगा। हमने कहा बात तो सही है। अभी हमने पढ़ा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ब्ला 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 पढ़ा। तो इसका मतलब अगर इसका एक हिस्सा प्रोसेस है तो ये भी प्रोसेस ही होगा। हमने कहा हाँ। जैसे हम लिखने चले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, ओ माय गॉड, अब क्या हुआ, कुछ लोग ना बुरा मान गए, कुछ लोग बुरा मान गए, शादी के फूफा जी बुरा मान गए। अरे पता है कौन लोग है ये? लोग है, पता है ये लोग है बेटा, ये वो लोग है, ये देखो। ये क्यों बुरा माने? ये कहते हैं हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। वो कहते हैं क्यों वैल्यू क्यों नहीं है? कहते हैं कि एक बात बताओ, मैनेजमेंट की 2 डेफिनेशन याद कराई थी ना हमने आपको। एक में क्या था? प्रोसेस, और दूसरे में क्या था? मैनेजमेंट, यानी कि KMPs, जिसमें कि हमने ये कहा था कि मैनेजमेंट जो होता है किसकी जिम्मेदारी होती है करना? KMPs की। हम KMPs को मैनेजमेंट कहते हैं। कहा था कि नहीं कहा था? तो उन्होंने एक बात कही कि बात मुझे बताओ कि आप हमारे को कोई वैल्यू नहीं दोगे क्या? हम कैसे समझ ले कि आप हमें वैल्यू कर रहे हैं? जब तक वो वैल्यू दिखेगी नहीं। तो हमने कहा ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कोई ऐसा वैसा प्रोसेस नहीं है, इट इज अ, यहां पे वर्ड एड हुआ, मैनेजीरियल प्रोसेस। दैट मीन्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कोई लेबर क्लास इंसान नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? Is that clear? Managerial process. अब the students who are actually going with the self study, the students who are going with the any other blah blah blah, तो वहां पर ऐसे शब्दों पे ध्यान नहीं दिया जाता, और यही शब्द आपकी वेटेज जो है ना वो बढ़ाता है एग्जाम में पास होने की। ध्यान रखेगा। टिप नंबर 2, आपको हर अपना कीवर्ड के आगे मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रीफिक्स लगाने हैं। अगर आप अपने नाम के आगे प्रीफिक्स लगाना चाहते हैं तो आप अपने वर्ड्स के आगे प्रीफिक्स लगाना चालू कीजिए। प्रोसेस के आगे क्या प्रीफिक्स लगेगा? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस। तो जिस दिन बच्चा पार्टी मुझे आपके मुंह से ये मिल गया कि मैम इट इज द प्रोसेस, उस दिन मैं समझ जाऊंगी कि आप फूफा जी को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर? तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? एक मैनेजरियल प्रोसेस है। अब क्योंकि ये मैनेजरियल प्रोसेस है तो इसका मतलब इसके कुछ स्टेप्स भी होंगे। बोलो हाँ कि ना? अगर ये प्रोसेस है तो इसका मतलब स्टेप्स भी होंगे, तो बस वो स्टेप्स करना ही याद, और हो गया डेफिनेशन याद। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। बस मैम अभी तक हम कर ही क्या रहे हैं? हाँ, तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। ओके, सो द फर्स्ट थिंग है, सबसे पहले हम सपना देखेंगे। सपने की इंग्लिश क्या होती है? विजन। सपने की इंग्लिश क्या होती है? विजन। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। सपने की इंग्लिश क्या होती है? विजन। ये हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं कि विजन क्या होता है। चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं, याद है? मैं आपको सिर्फ अभी एक शब्द में बता रही हूँ, विजन इज इक्वल टू सपना। अब सबसे पहले क्या करेंगे? सपने को फॉर्म करेंगे। फॉर्मिंग अ विजन, सपना देखना पड़ेगा ना। उसके बाद हम उस सपने को तोड़ेंगे, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में तोड़ेंगे, which is called as setting of objectives. अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या करेंगे? स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ऋतिक, स्ट्रैटेजी बना के जेब में रखे? मर्जी है। मर्जी है, बताओ। पैसा लगा दिया हमने KMPs के ऊपर, मैनेजरियल प्रोसेस बता के इनसे स्ट्रैटेजी बना के जेब में रखो। बताओ क्या करूं? इम्प्लीमेंट करो। हाँ ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी स्ट्रैटेजी। एंड देन उसके बाद में एक लास्ट शब्द, मेकिंग एडजस्टमेंट्स ओवर द टाइम। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, मेकिंग एडजस्टमेंट्स ओवर द टाइम। इसका मतलब क्या है? याद है आपको अकाउंट्स जहां पर ना बैलेंस, छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, आप बैलेंस शीट दे रखी होती थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा होता था, नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स करने को दे रखी होती थी कि एडजस्टमेंट्स करो ये वाली, याद है कुछ? और आप क्या करते थे? एडजस्टमेंट्स करना चालू कर देते थे। वही एडजस्टमेंट्स आपको करनी है, मेकिंग एडजस्टमेंट्स ओवर दी टाइम। अब ध्यान से मेरी बात सुनना कि एडजस्टमेंट करनी है, बट करनी किसमें है? ओके, ध्यान से मेरी बात सुनना। स्ट्रैटेजी में करनी है, हाँ कि ना? एडजस्टमेंट करोगे किसमें? ये तो समझ आया कि ओवर द टाइम स्ट्रैटेजी एडजस्टमेंट करनी है, बट एडजस्टमेंट करनी किसमें है? स्ट्रैटेजी में करनी है। ये एक नॉर्मल बच्चा लिख के आएगा, हमारा बच्चा क्या लिख के आएगा? ध्यान से सुनो ध्यान से। ऐसा हो सकता है कि हमने सपना ही गलत देख लिया हो। यस।
एडजस्टमेंट उसके साथ उसमें भी हो सकती है। एक बच्ची मेरे पास आई, मुझे कहती मैम मेरे को कंपनी का ना CFO बनना है। मैंने कहा यार तो तू यहाँ क्या कर रही है, CA का सिलेबस छोड़, CFA पकड़, भाग भाग। बात समझ आई? हो सकता है सपना ही गलत देख लिया हो, या फिर सपना गलत सही देखा हो, ऑब्जेक्टिव गलत सेट कर लिए हो सकता है ऑब्जेक्टिव सेट सही किए हो बट स्ट्रेटेजी गलत डेवलप करी हो सकता है स्ट्रेटेजी सही डेवलप करी हो बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन में एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट हो। बोलो हाँ कि ना। तो इसका मतलब जो ये एडजस्टमेंट्स हैं किसके अंदर होंगी? ये एडजस्टमेंट्स इन द विजन, इन द ऑब्जेक्टिव्स, इन द स्ट्रेटजी एंड उसकी इम्प्लीमेंटेशन। वही चारों पॉइंट आपको रिपीट करने हैं। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? अभी याद हो गया? अभी समझ में आया? देखो आपकी तैयारी क्या थी और अब आपकी तैयारी क्या होगी। मैंने आपसे कहा यू आर गोइंग टू एक्चुअली विजुअलाइज इट। अभी समझ में आ रहा है कि कहाँ गलती होती थी, कहाँ हम लोग रॉन्ग जाते थे। चले आगे? याद हो गया? समझ में आ गया? चले ओके। अब ध्यान से मेरी बात आगे भी सुनेंगे। अब हमारे को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या पढ़ना है? 1 2 3 4। सबसे पहले हमने पढ़ना था बेसिकली मीनिंग, उसके बाद हमने पढ़ने ऑब्जेक्टिव, उसके बाद इंपॉर्टेंस और उसके बाद लिमिटेशंस। अगर मैं कहूं कोई भी टॉपिक को आप प्रिपेयर करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी टॉपिक को आप प्रिपेयर करते हैं तो आप मान के चलिए, आप पिछले एग्जाम्स उठा लीजिए, आपको शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो कि 4 नंबर से कम का मिल जाएगा, 4 या 5 से कम का मिल जाएगा। एवरेज 5 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो आपको उस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। फर्स्ट थिंग ये। सेकेंड थिंग ये कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं उसके बारे में मेजरली 3-4 बातें तो कवर करनी ही पड़ेंगी। उसका मीनिंग, उसके प्लस पॉइंट और उसके माइनस पॉइंट। और जो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, बहुत ही मिनिमल है। तो ऑब्जेक्टिव मिनिमल होने की वजह से, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव मिनिमल होने की वजह से ये हर जगह ग्रुपिंग करेंगे। या तो ये मीनिंग के साथ ग्रुप होके आएगा, या तो इंपॉर्टेंस के साथ ग्रुप होके आएगा, या तो लिमिटेशन के साथ ग्रुप होके आएगा। अभी मेरी बात समझ आ रही है? बोलो हाँ कि ना। क्योंकि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैंने आपको मीनिंग करा दिया, ऑब्जेक्टिव कराती हूं, इससे और समझ आएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? CA और CS। मेरी क्लास में CA वुड बी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। SM की क्लास है ना, तो CA वुड बी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड CS वुड बी कंपनी की सक्सेस। लिख लो, CA वुड बी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड CS वुड बी कंपनी की सक्सेस, ठीक है। अच्छा बताओ, एक बंदा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लगाता है, एक बंदा नहीं लगाता है, तो जो लगाता है उसके क्या ऑब्जेक्टिव होंगे? कि वो CA और CS बनना चाहता है, यानी कि वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करना चाहता है और चाहता है कि कंपनी सक्सीड करे। हो गया याद? चलो एक काम करो, आंखों पे हाथ रखो, जब देख लो तुम्हें याद हुआ कि नहीं हुआ है। जिससे भी पूछूंगी वो मुझे बताएगा। आई विल बी आस्किंग द क्वेश्चन टू वंश। वंश, ऑब्जेक्टिव ऑफ SM। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड कंपनी शुड बी सक्सेसफुल। ठीक है, अब इसको बना के बता, आंसर कैसे बनाएगा? ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आ गया, बना। So the objectives of strategic management are to be competitive advantage and to be company should to be companies successful. To guide the company Successful. Yes, to run successfully. अब बना लेगा स्टेटमेंट। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बारे में हल्का फुल्का आइडिया होगा, कंटेंट लिख दिया। कंपनी की सक्सेस के बारे में आइडिया होगा, कंटेंट लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये आंसर क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल छोटा सा है, तो इसीलिए मैंने कहा कि हमेशा क्या आएगा? ये हमेशा पेयर अप करके आएगा। आप समझ में आया कि पेयर अप करके क्यों आएगा? इसका मतलब ये है कि जब ये क्वेश्चन आएगा तो या तो ये डेफिनेशन के साथ, मीनिंग के साथ आएगा, या फिर ये एडवांटेज के साथ आएगा, या फिर ये लिमिटेशन के साथ आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ओके। तो अगर ये मीनिंग के साथ आके, तो मीनिंग हमने कर लिया है, बोलो हाँ कि ना। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे तुम स्टेजेस बता दो SM के, वो भी बता दोगे? ऑलमोस्ट बता दोगे? आंसर फ्रेम तो कर लोगे? इजी आंसर। विजन का मतलब सपना देखो, ऑब्जेक्टिव, उसके बाद स्ट्रैटेजी को बनाओ, उसके बाद इम्प्लीमेंट करने का, एडजस्टमेंट करने का,
ठीक है, इतना लिख दोगे कि तुम्हारे, मैं बोल सकती हूँ कि तुम्हारे एग्जैक्ट नंबर तो नहीं आएंगे, बट हाँ तुम 40% मार्क्स स्कोर कर लोगे, इतना तुम लिख दोगे अभी की अभी। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस। अब मुझे बताओ, लिमिटेशन लास्ट अटेम्प्ट में आ चुका है, तो लिमिटेशन तो करनी नहीं है, अब क्या बचता है, सिर्फ इंपॉर्टेंस। ओके, सिंपल सिंपल इंपॉर्टेंस बचती है, बोलो हाँ कि ना, करें इंपॉर्टेंस। खेमन समझ में आ रहा है बच्चे? महक आपको आ रहा है? देवांश बच्चे आपको आ रहा है समझ में? आपके लिए नया है। महक तुम बताओ बच्चे, तुम्हें समझ में आ रहा है, कोप अप कर पा रहे हो? ओके, चलो इंपॉर्टेंस को लेते हैं। अच्छा सुनना, मुझे बताओ मेरे जीवन में, चलो तुम्हारे जीवन में, मेरा तो छोड़ो जीवन, तुम्हारे जीवन में कितनी इंपॉर्टेंस है टू बी इन द रिलेशनशिप? बहुत ज्यादा, मतलब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम दुखती है, उस पर हाथ मत रखो। ओके फाइन, मैं अपने पे रख लेती हूँ। कोई मुझसे पूछे कितनी इंपॉर्टेंस है शादी की? बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो ओके। सो मैम ये साची बसीना, उससे पूछो मैम। साची से क्या पूछूं? साची कुछ बोलना तुमको इस बारे में? नहीं, यही बताएगा रिलेशनशिप के बारे में, तो गुरु मैं क्या बताऊंगा भाई, मैं कहाँ से बताऊँ फिर? तू तो बता सकती है ना, मैं कहाँ बता सकता हूँ। अच्छा, ये हिंट दे रहा है ऋतिक। अच्छा, मुझे थोड़ी देर में समझ में आती है। ओके, मुझे नहीं समझ आया। नहीं मेरे को आ गया। तेरे को समझने की लोड़ ही है ना भाई। अच्छा ठीक है, बस चलो ओके। सो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। विल बी डूइंग विद द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये देखो, अब इसको मार्क करेंगे इम्पोर्टेंट, यानी कि मुझे क्या लगता है इस अटेम्प्ट में इम्पोर्टेंस और एक क्वेश्चन और है, उसका नेचर, पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ओके। जैसे ही मैंने बोल दिया ना, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कि ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से, मेरी इंट्यूटिव स्किल्स के हिसाब से बनता है। अब अगर कोई होशियार बच्चा होगा जिसको कि जो चाहता होगा एग्जाम्शन लाना है, तो वो होशियार बच्चा क्या करेगा, वो क्वेश्चंस कितने होंगे एक चैप्टर में, 2 या 3 ही होंगे। वो बच्चा वो क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करके एक बार लिख लेगा कि मेरे पास अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इस वाले क्वेश्चन में तो मेरा आधा नंबर भी नहीं कटना चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उस क्वेश्चन को स्टडी मैथ से ढाल लेना है और अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, और फिर खुद से उसका आंसर फ्रेम करके अपने पास रख लेना है। तो अगर आप चाहो तो अपनी कोई लाइक ऐसे कोई नोटबुक बना ली तुम लोगों ने, नॉर्मल कोई नोटबुक बना ली, और उसके अंदर वो क्वेश्चन सारे के सारे विद ड्यू आंसर्स कि आप कैसे लिखने वाले हो, आप उसको अपने पास फ्रेम करके रख सकते हो। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसने कुछ ऐसी बात करी, इसने कुछ प्रोएक्टिव और रिएक्टिव की बात करी, तो दिक्कत ये हो गई कि सबसे पहले हमें प्रोएक्टिव और रिएक्टिव ही समझना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, क्योंकि ये नेचर बता रहा है। अब कोई बच्चा ऐसे जिसको प्रोएक्टिव और रिएक्टिव ना पता हो, एनीवन इन द क्लास जिसको ना पता हो? सबको पता है प्रोएक्टिव और रिएक्टिव क्या होता है ना? एनीवन इन द क्लास इसको ना पता हो? चलो ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे बताओ क्या होता है। प्रोएक्टिव मींस प्लान्ड एंड रिएक्ट अडॉप्टिव। ओके, और बस इतना ही। शॉर्ट। ओके, अदर स्टूडेंट्स? सबसे पहले कोई चीज इंट्रोड्यूस करता है, और रिएक्टिव मतलब जो उस चीज को बाद में उसके बाद फॉलो करता है। जरूरी फॉलो करें। रिएक्टिव तब होता है जब सिचुएशन हो जाती है, उसको रिएक्ट करने के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। मैं इसीलिए रिलेशनशिप की बात, एंटिसिपेट करके। प्रोएक्टिव का मतलब है एंटिसिपेशन, बेसिकली हम चीजों को एंटिसिपेट करके उसके ऊपर पहले से ही स्ट्रेटेजी बेस करते हैं। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। तभी तो मैंने एग्जांपल आई है, तभी मैंने रिलेशनशिप की बात कही थी। रिलेशनशिप में जो पहल करता है, प्रपोज करता है, वो कौन होता है? प्रोएक्टिव। और जो रिएक्ट करता है, यस और नो में जवाब देता है। ठीक है, ओके।
चलो अच्छा, क्योंकि क्वेश्चन आ ही गया है तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को कर ही लेते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, फिर हम वापस से इंपॉर्टेंस पर आएंगे, ठीक है। चलो, सो प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। अब देखो, जब मैंने आपसे पूछा ना तो आपके पास एक या दो शब्द थे, उससे ज्यादा नहीं थे, बट मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, मैंने इसको अपने नोट्स में ना पूरा जितना आपको लिखना है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने वो यहाँ पे लिख के दिया एज इट इज, और यहाँ पर मैंने उसका डायग्राम भी बनाया जो कि आपको एग्जाम में लिख के बना के आना होता है, ठीक है। इस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे और उसके बाद में आप पढ़ सकते हो, इधर फ्रॉम द नोट्स और फ्रॉम द स्टडी मटेरियल। ओके, यस, ऑफ कोर्स द नोट्स आर बेस्ड ऑन द आईसीआई मटेरियल ओनली। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, यस मैम, ये तो हमें आता है। अब देखो, प्रोएक्टिव में लिखा उसने क्या लिखा, फर्स्ट मूवर, और उसमें क्या लिखा कि इट रिएक्ट्स टू द कॉम्पिटिटर एक्शंस, ठीक है। इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई, बट लेट सपोज कि अगर मेरे पास एग्जाम में कोई डिफरेंस आ गया, डिफरेंस में यहाँ पर जब मैं प्रोएक्टिव की बात कर रही हूं तो आई एम यूजिंग द वर्ड फर्स्ट मूवर। तो बताओ, अगर प्रोएक्टिव में फर्स्ट मूवर है तो रिएक्टिव में कौन सा मूवर होगा? 11 रुपए का इनाम। नो शशांक, नो शशांक, नो शशांक। ओके, अदर देन शशांक, यस। अगर प्रोएक्टिव में फर्स्ट मूवर है तो रिएक्टिव में कौन सा मूवर होगा? 11 रुपए का क्वेश्चन। सब्सिक्वेंट। खेमंत, ये मेरा पढ़ाया बच्चा है। ओके, सो इन केस ऑफ ऑडिट हम पहले वाले ऑर्डर को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑडिटर, है ना। और बाकी जो आते हैं तो क्या कहते हैं? सब्सिक्वेंट। तो यहाँ पर मूवर कौन सा होगा? सब्सिक्वेंट। तो अगर इन केस हमारे पास डिफरेंस आ जाता है या हमारे को कोई शब्द चाहिए तो वो क्या होगा? सब्सिक्वेंट मूवर होता है। और वो क्या करता है? वो रिएक्ट करता है। अतरी बात समझ आई? आगे चलो, अब और कंटेंट चाहिए होगा बनाने के लिए क्योंकि 5 नंबर का सवाल आएगा। आगे है वर्ड पैरामीटर्स। पैरामीटर्स को आसान भाषा में क्या कहते हैं? आसान भाषा में कहते हैं बेटा इंग्रेडिएंट्स। क्या कहते हैं? इंग्रेडिएंट्स। ऋतिक मुझे बताएगा। ऋतिक, चाय बनानी अगर ऋतिक को आती है तो ऋतिक चाय के मेन इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए प्लीज। मैम वो क्या बोलते हैं, वाटर और शुगर, मिल्क और क्या बोलते हैं जो भी यूज करते हो तुम वो वाली। बिना चाय पत्ती की चाय बनाई है इसने आज। इसकी चाय तो मैं पीऊंगी नहीं, मतलब मेन इंग्रेडिएंट्स में चाय पत्ती गायब थी। नहीं, वो फिर अपने हिसाब से ना जो से भी यूज करते वो डाल लेना। और ठीक है, ठीक है, ओके। सो वी शुड हैव चाय पत्ती, ठीक है, वी शुड हैव वाटर, वी शुड हैव मिल्क। ये क्या है? इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि मुझे प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी बनानी है तो उसके क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे? वो ये रहे। अगर आपको प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी बनानी है उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? कहता है उसको पता होना चाहिए क्या? बहुत कुछ। जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी कहां से लेके आएगा? बोलो हाँ कि ना। शार्क टैंक देखा है? शार्क टैंक में जैसी वो लेके आते हैं, तो क्या बोलते हैं, हम जान सकते हैं आपका बैकग्राउंड क्या है, मतलब आपने इंजीनियरिंग करी है इस फील्ड में या क्या बैकग्राउंड है आपका? क्यों? क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। क्योंकि फर्स्ट मूवर के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट क्या है? एक्सपीरियंस। सेकेंड इंग्रेडिएंट क्या है? नो हाउ। बिना नो हाउ के काम कैसे चलेगा? बोलो हाँ कि ना। सो इन द इंडस्ट्री आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आई वाज द फर्स्ट वन टू लॉन्च द हैंडमेड नोट्स। So I was having good handwriting, good presentation skills. This was my know-how, and I used this know-how to actually teach the students and to make the experience of studying very much easier. उसके बाद रिएक्शन आया इंडस्ट्री में, रिएक्टिव स्ट्रेटजी फॉलो हुई, रिएक्शन आया। किसी के पास में इतना हुनर और इतना टाइम नहीं था कि वो हाथ से बनाए, इसलिए हैंडमेड नोट्स को भी कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में हैंडमेड फॉन्ट को लगा के रिएक्शन दिया गया। Okay, so you'll not find any person with this much good notes, totally ICI based, which is complete in all form. That too, totally up to date.
अगर आज भी कोई अमेंडमेंट आती है तो मेरे को पूरा पेज जो है निकालना पड़ता है और उसको मैं वापस से अपनी हैंड राइटिंग में लिखती हूँ एंड देन उसका पूरा PDF एंड एक्सेट्रा आगे का प्रोसेस रहता है, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस एंड टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड यस हार्ड वर्क प्रोसेस एज फार एज द कंप्यूटराइज थिंग इज कंसिडर। अगर अमेंडमेंट्स आती है ना तो उसको कॉपी पेस्ट करके हैंड रिटन फॉर्म में करना इट इज वेरी मच इजियर। यू गाइज नो इट राइट, यू आर नॉट द यंगर वंस कि आपको समझ नहीं आए, बट इस चीज में करना बहुत जान लगती है। सो यस ओके, नेक्स्ट इज आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप उसी पर खेल सकते हो। तो अभी आपको इंग्रेडिएंट समझ में आए कि प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी आपको कब आप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट, रिएक्टिव कब फॉलो कर सकते हो। रिएक्टिव यानी कि रिएक्शन, रिएक्टिव यानी कि रिएक्शन। तो रिएक्शन कब आएगा, जब मार्केट में कुछ चेंज हो रहे होंगे, मार्केट से आपको कुछ न्यूज मिलेगी, उसी पर तो आप रिएक्शन देंगे। हमने कहा आजकल बच्चा जो है ना रेगुलर कोर्स पढ़ना ही नहीं चाहता, तो हमने कहा ठीक है हम क्रैश कोर्स लॉन्च कर देते हैं। क्या किया, मार्केट में से इंफॉर्मेशन उठाई और फिर अपना रिएक्शन दिया मार्केट के चेंजेस। एंड सेकेंडली बगल वाले के स्ट्रैटेजीज, कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजीज। इज दैट क्लियर। मैंने हैंडमेड नोट्स दिए तो मेरी ये स्ट्रैटेजी रही, तो मेरे कॉम्पिटिटर ने इसके रिएक्शन में अपने कंप्यूटराइज नोट्स को हैंडमेड फॉर्म में लॉन्च कर दिया। तो कैसे लॉन्च किया, बाय नोइंग अबाउट द कॉम्पिटिटर्स स्ट्रैटेजी, कि उसकी स्ट्रैटेजी क्या है जिससे कि वो सक्सेस चाह रहा है। इज दैट क्लियर। तो इसके लिए बहुत मेहनत लगती है टू नो इट, बट वंस यू नो इट ऑफ कोर्स द इंडस्ट्री इज ऑल योर्स। ठीक है, तो अब क्या होता है, स्ट्रैटेजी पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव के केस में प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे को सिर्फ 1 या 2 शब्द पता है। बट अभी लेट्स जस्ट रिकॉल दिस शब्द। सबसे पहला शब्द क्या था, प्रोएक्टिव इज इक्वल टू फर्स्ट मूवर। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है इसके, आंखें बंद करो। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है इसके, सबसे पहला हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, बनाने के लिए नो हाउ होना चाहिए और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता होना चाहिए। ठीक है, कितने कीवर्ड्स हमने याद कर लिए, देखो पहले हमें नहीं आते। अब उसके बाद रिएक्टिव पे आते हैं। ये क्या होता है, रिएक्शन। कौन देता है, सब्सिक्वेंट मूवर देता है। कौन देता है, सब्सिक्वेंट मूवर देता है। इसके पैरामीटर्स या इंग्रेडिएंट्स क्या है, बगल वाले की स्ट्रैटेजी और मार्केट में होने वाले चेंजेस। आप देखो इस डायग्राम में हमने यहां पर ऐसे करके एरो लगा रखा है। इस एरो से क्या समझ में आता है, इस एरो से क्या समझ में आता है, इस एरो से ये समझ में आता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो पार्टली प्रोएक्टिव काम करती है और पार्टली रिएक्टिव काम करती है, यानी कि कभी तो फर्स्ट मूवर बनती है और कभी तो सब्सिक्वेंट मूवर बनती है। अब देखो मेरे केस में मैंने हैंडमेड नोट्स में तो हो सकता है मैं प्रोएक्टिव मूवर हूं, बट हो सकता है क्रैश कोर्स का जो मैंने लॉन्च किया है मैंने किसी कॉपी करा हो या कोई रिएक्शन हो, तो इसीलिए ये वर्ड फॉलो भी हो सकता है और ये वर्ड ऑपोजिट भी हो सकता है। मैं कुछ ऑपोजिट में भी निकाल सकती हूँ। रिएक्शन बोथ वेज होता है। इज दैट क्लियर। आपको किसी ने प्रपोज किया, आप यस भी बोल सकते हो, दैट मीन्स आप उसको फॉलो कर रहे हो, और आप उसको मना भी कर सकते हो कि नहीं बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओके, अदनान को झटका लग गया बेटर लक नेक्स्ट टाइम के केस में। ओके, तो यस चलिए अब आप मुझे बताएंगे, यस आप मुझे बताएंगे, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूं आप मुझे आंसर करेंगे। क्या स्ट्रैटेजी टोटली प्रोएक्टिव इन नेचर होती है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, यस और नो। पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव। पहले लिखेंगे नो, फिर लिखेंगे पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। ओके, उसके बाद कीवर्ड्स लिखेंगे, इंग्रेडिएंट्स लिखेंगे, उसके बाद में डायग्राम बना देंगे एंड दैट्स इट, वी आर डन। बट सांची एक बात मुझे बताओ कि अगर हम मान लो प्रोएक्टिव और इसकी रिएक्टिव की बात करते हैं, हम स्ट्रेटेजी बना ले बट अगेन मैनेजमेंट कुछ काम ना करे तो स्ट्रेटेजी धीरे धीरे रह जाएंगी या कंपनी आगे बढ़ेगी फिर भी? नहीं, वहीं पे रह जाएगी। हाँ बस ठीक है। ओके, तो वी वांट, अगेन आई एम सेइंग वी वांट द कॉम्पिटेंस एंड द गुड मैनेजमेंट। ओके, चलिए सो पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव समझ में आ गया। तो अब ध्यान से एक वर्ड आप मुझे बताओ, मैं आपको इंग्रेडिएंट बताऊंगी, आप मुझे स्ट्रेटेजी बताओगे प्रोएक्टिव या रिएक्टिव। ठीक है, इंग्रेडिएंट है नो हाउ, प्रोएक्टिव, मार्केट में होने वाले चेंजेस, रिएक्टिव, एक्सपीरियंस,
Proactive. एक्सपीरियंस, Proactive. एक्सपीरियंस। Proactive. ओके चलो आओ जरा देखो इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। आओ जरा देखो सबसे पहला क्या है, कहता है कि अगर आपके पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है तो आप प्रोएक्टिव मूवर बन सकते हो इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास ऐसे केएमपी है जिनके पास क्या है, नो हाउ है, जिनके पास क्या है, एक्सपीरियंस है। बात समझ आई? बोलो हाँ कि ना। तो यू कैन बी द प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ द रिएक्टिव। बात समझ आई? चलो सो प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। उसके बाद में जो लोग वहां पे बैठे हुए हैं दे कैन एक्चुअली गो विद द बिजनेस डिसीजंस। मतलब अगर उनके पास ऐसे लोग हैं तो ऐसे लोग किसके लिए होते हैं? आपको याद है, आपने टॉपिक पढ़ा है स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। 11 रुपए का इनाम उस व्यक्ति के लिए जो कि मुझे चैप्टर का नंबर बताएगा किस चैप्टर का टॉपिक है। चैप्टर 3। वेरी गुड। अदनान का खाता खुलता है चैप्टर नंबर 3 स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। याद करने की टेक्निक बता रही हूँ, 3 शब्द हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। चैप्टर नंबर कितना होगा? 3। चलो ओके। सो अब मुझे बताओ ये केएमपीज थे, इनको नौकरी पे काहे रखा था? ताकि ये क्या कर सके, डिसीजंस ले सके। तो यही केएमपीज क्या बनाएंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, दैट मीन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करेंगे और क्या लेंगे, बिजनेस के डिसीजंस लेंगे। अच्छा शिवम आप मुझे बता सकते हो बीइंग अ बिजनेसमैन क्या क्या डिसीजंस होते होंगे? मतलब एक कोई बिजनेस लगा लो, मान लो कपड़ों का बिजनेस है, क्या क्या होते होंगे? मैम की उसकी जैसे क्लॉथिंग का बिजनेस है तो कौन सा फैशन ट्रेंडिंग में है, क्या मार्केट में डिमांड है, उसकी सेल्स वगैरह क्या होगी, कहाँ से हम परचेज करेंगे। वेरी गुड। और क्या बोलते हैं, कैश फ्लो कितना हो रहा है, नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, कितने पैसा लगाने से कितने रिटर्न हो जाएंगे, क्या ये? तो इस आंसर को, इस पॉइंट को बढ़ाने के लिए बिजनेस डिसीजंस के एग्जांपल दे सकते हो। कंपनी को एक्विजिशन मर्जर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? किसका डिसीजन होगा? इनके डिसीजन होगा कि हमारा डिसीजन होगा, लेबर क्लास वालों का? बताओ। श्वेता कह रही है कि मैम लेबर क्लास मत बोलो हमें, अभी तो लेबर क्लास हो। चलो आगे चलते हैं। अब सुनना, ये एक्सपीरियंस नेक्स्ट क्या करेगा, काम आएगा। किस में काम आएगा? वर्ड याद रखेंगे, डिफेंस मैकेनिज्म। अभी याद रखेंगे डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म के नीचे लिखेंगे कवच। कवच। आपने पिक्चर देखी है बाजीराव मस्तानी और ऐसा जो वॉर वाली पिक्चर होती है, उसमें जब वॉर वाली सिचुएशन होती है ना तो ऐसे करके ना एक वो ले रखे होते हैं, शील्ड सी ले रखी होती है और तलवारबाजी ऐसे से करते रहते हैं, ऐसे से करते रहते हैं। देखा है? वो शील्ड क्या होती है? कवच। हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? तो अगर किसी कंपनी के पास में वो लोग होंगे जो कि डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, जो कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो वो लोग एज अ कवच बने रहेंगे। कवच की इंग्लिश होती है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म। कोई इंसान वॉर पे जाता है, वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाता है कि नहीं जाता? बुलेट प्रूफ भी बोलते हैं ना उसको। हाँ, तो वो जैकेट क्यों पहन के जाता है? किस लिए? एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, की गोली आएगी तो उसको लगेगी नहीं। अब यहाँ पे क्योंकि हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो देखना और ध्यान से, यहाँ पर आया बिजनेस के डिसीजंस और सिमिलरली यहाँ पर क्या आ गया? कैसा कवच? कोऑपरेट कवच। कॉर्पोरेट वर्ड आ गया। प्रीफिक्सेस देखो क्या क्या बढ़िया बढ़िया है। कभी बिजनेस वर्ड डाल दिया, कभी कॉर्पोरेट वर्ड डाल दिया। आप इंटरचेंजेबली भी कर सकते हो, आपके लेवल पे इतना दिक्कत नहीं आएगी, बट आप यूज करो वर्ड। डिसीजंस कैसे? बिजनेस के। डिफेंस मैकेनिज्म किस चीज का? कॉर्पोरेट या फिर बिजनेस का। इज दैट क्लियर? बात समझ आई? तो अब क्या बोलते हैं, कंपनी के केस में कब हमें डिफेंस मैकेनिज्म चाहिए होता है? जब सामने वाला वार कर रहा होता है, तो ये इंटेलिजेंट लोग ये में बच जाएंगे। तो 3 पॉइंट अभी तक याद करें, पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव में से हम प्रोएक्टिव बन पाएंगे, हम डिसीजन ले पाएंगे, उसके बाद में डिफेंस मैकेनिज्म सर्व कर पाएंगे। अब नेक्स्ट, ये तो बहुत अच्छा है, अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक्स। अच्छा, रिलेशनशिप में ना इंसान एक बार गलती कर देता है तो दोबारा गलती नहीं करता है। कैसी? पहली रिलेशनशिप में तो उसे मूवी दिखाने लेके जाएगा, पॉपकॉर्न भी खिलाएगा, महंगी अंगूठियां भी दिलाएगा। जब दूसरी रिलेशनशिप होती है ना तो उसका एक्सपीरियंस हो जाता है पहली रिलेशनशिप से
इतना एक्सपेंडिचर नहीं करने का, अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक्स, अवॉइड दोज कॉस्टली मिस्टेक्स। तो सिमिलरली कंपनी के पास भी ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो कॉस्टली मिस्टेक्स नहीं करती है। नेक्स्ट, टू इवॉल्व अराउंड द कोर कॉम्पिटेंसी। व्हाट डू यू मीन बाय कोर कॉम्पिटेंसी? व्हाट डू यू मीन बाय कोर कॉम्पिटेंसी? व्हाट डू यू मीन बाय कोर कॉम्पिटेंसी? कॉम्पिटिटिव नेचर। ओके, कोर कॉम्पिटेंसी, कोर कॉम्पिटेंसी, अपनी कैपेबिलिटी। अपनी कैपेबिलिटी। डिफरेंस बिटवीन कैपेबिलिटी एंड कोर कॉम्पिटेंसी। टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मैम एनी टास्क मतलब अपनी स्किल्स उसके अंदर सबसे ज्यादा अच्छे हो, ऐसी कैपेबिलिटी। शायद वो होगा कि मतलब जो बेसिक चीज वो करता है कोई चीज, उसमें कॉम्पिटेंसी, ऐसा कुछ। मैम एनी टास्क विच वी कैन परफॉर्म बेटर देन कॉम्पिटिटर। ओके ओके, सो कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है, इसके लिए पहले आप कॉम्पिटेंसी समझिए। कॉम्पिटेंसी यानी कि आप क्या कर सकते हैं, किस चीज में के लिए आप कॉम्पिटेंट हैं। जैसे कि आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं, बताइए क्या एक माइनर कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए? नहीं। इज दैट क्लियर? क्या एक अनसाउंड माइंड जो है वो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? नहीं। तो कॉम्पिटेंट का मतलब समझ में आया। उसके बाद में वर्ड क्या जुड़ गया? कोर कॉम्पिटेंसी, यानी कि यही बंदा कर सकता है तो कोर कॉम्पिटेंसी, यही कर सकता है तो कोर कॉम्पिटेंसी। जैसे कि अगर मुझे कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पढ़ाने को दे दे तो जितना मैं अच्छा थ्योरी पढ़ा रही हूं ना, उसका डबल क्या बोलते हैं, मतलब रायता फैला दूंगी मैं न्यूमेरिकल में। लिटरली बोल रही हूँ। यू गिव मी एनी क्वेश्चन, इतना गंदा I'm gonna explain ना, you will be just मैम हमें रिफंड ही मार दो, you will be like that. So my core competency is the theoretical paper. You give me any theory paper, even engineering का theory paper दे दो, मैं उसको पढ़ के आपको 1 घंटे में समझा दूंगी। This is what my core competency is, यानी कि उसको करने का जज्बा सिर्फ मेरे ही पास है, ऑलमोस्ट। एंड अब मुझे बताओ, अगर आपके पास कोर कॉम्पिटेंसी, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर आपके पास कोर कॉम्पिटेंस होती है तो इसका आपको आउटकम क्या मिलता है? दो CA एंड CS। अगर मेरे पास कोर कॉम्पिटेंसी है तो उसका आउटकम क्या है? CNCS, Yes. competitive advantage in companies. कंपोनेंट की अब जो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसको आपने हमेशा याद रखना है, ये बहुत जगह अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर किसी के पास में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है तो हम जो है उसकी गुड फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं, नहीं है तो नो गुड फ्यूचर। ओके, तो पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव में प्रोएक्टिव बन सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं, डी से डिसीजंस ले सकते हैं, डी से डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में वो आता है, कॉस्टली मिस्टेक नहीं कर पाते हैं और कोर कॉम्पिटेंसी को अच्छे से यूज कर पाते हैं अगर हमारे पास SM होता है तो। लास्ट, गुड फ्यूचर फॉर दी फर्म, ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास मैं आपसे ये क्वेश्चन के सारे कीवर्ड सुनूंगी और आपने क्वेश्चन जो है अच्छी तरीके से याद करके इसको लिखना है। एंड इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक में कंटेंट कम दे रखा है, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट। ओके, तो आपने इसको अच्छे से स्टडी मैथ से रेफर करके आंसर लिखना है। एटलीस्ट आप इसको 2 पेज का लिख के रखेंगे अपने पास, ठीक है। ओके, सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, लेट्स जस्ट रिकॉल इट। हमने क्या क्या पढ़ा? मैनेजमेंट की डेफिनेशंस पढ़ी थी, जो कि 2 डेफिनेशंस थी, 1, 2। पहली कौन सी थी? KMP वाली। ओके, कंपनी का सर्वाइवल और सक्सेस किस पे डिपेंड करता है? KMP के कॉम्पिटेंस और चरित्र पे, कैरेक्टर। ढीलापन तो नहीं है ना। उसके बाद सेकेंड डेफिनेशन क्या थी? इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। अरे पहले प्लान तो कर ले, सीधा स्टाफिंग पे। ओके, नेक्स्ट महक, मैनेजमेंट के बाद क्या पढ़ा अपन ने? स्ट्रेटजी की कितनी डेफिनेशन पढ़ी हमने? कांगे महक डेफिनेशन। हाँ, छोटी डेफिनेशन में निमोने क्या था? वेज टू WWE, ways to win over enemy। और बड़ी डेफिनेशन
लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। 4 टॉपिक कौन कौन से, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन। लिमिटेशन गायब है, आएगा नहीं क्योंकि पिछले टर्म में आ चुका है। इंपॉर्टेंस हमने पढ़ ली। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, सी एंड CS। दिवांश, CS का फुल फॉर्म बताएंगे। मैम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और कंपनी की सक्सेस। वेरी गुड। और डेफिनेशन यानी कि मीनिंग में मुझे साची बताएगी। साची, मुझे जो प्रोसेस था, मुझे जो स्टेजेस थी, जो डेफिनेशन थी, इन वर्ड्स मुझे बताओ, क्या लिख के आओगे। पहले विजन, देन Strategic management refers to the process of forming the vision। 11 रुपए की पेनल्टी लगानी है मैंने अभी। क्या गलती करी साची ने? मैनेजरियल प्रोसेस। फूफा जी को बड़ा लग गया। हाँ जी। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग द स्ट्रैटेजी। सबसे पहले क्या था, सपना, फॉर्मिंग अ विजन, स्ट्रैटेजिक विजन। हाँ चलो साची, कोई बात नहीं, सपना देखो। उसके बाद सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद डेवलपिंग द स्ट्रैटेजी, उसके बाद एंड इम्प्लीमेंटिंग और एग्जीक्यूटिंग। उसके बाद मेकिंग एडजस्टमेंट्स ओवर टाइम। किस किस के अंदर, विजन, ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपमेंट। इम्प्लीमेंटेशन में भी गलती हो सकती है। इम्प्लीमेंटेशन। ओके डन, ठीक है। तो ऐसा में हमने ये पढ़ा। अब उसके बाद में नेक्स्ट एसएम को लेके 2 और टॉपिक्स हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को लेके 2 और टॉपिक्स हैं। पहला लेवल्स और दूसरा है ये वाला टॉपिक। इस टॉपिक से क्वेश्चन पहले आ चुका है, बोलो हाँ कि ना। तो ये क्वेश्चन मैंने ऐड कराना नहीं है, मैंने तुमको बता दिया। फर्दर मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। लेट सपोज अगर टॉपिक आपको पढ़ना है तो सिंपल सी बात यह है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटेबल या फिर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूजफुल नहीं होता। ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता, वो भी एसएम लगाता है। जैसे कि डॉक्टर के पास जाओ तो वो ये कहता है कि हम तो ब्लड रिपोर्ट ना फलाने पैथोलॉजी लैब की मानेंगे। अच्छा, मतलब कि अगर एक्स पैथोलॉजी लैब मेरा ब्लड लेगा तो वो जो है वो दूसरी रिपोर्ट दिखाएगा और वाई जो है उसकी रिपोर्ट ठीक है। मतलब तुम तो बहुत ही शाणे निकले, है ना। सिमिलरली आजकल कॉलेजेस जो है ना, जानते हैं बच्चों का नेचर जानते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो लोग मूव करते हैं। कैसे, आजकल बच्चा प्लेसमेंट देखता है, तो आजकल बच्चों की वजह से कॉलेजेस ने क्या कर रखा है, टाई अप कर रखा है विद द मेजर कंपनीज। तो बच्चा क्या करता है, उस कॉलेज में एडमिशन लेता है जिसकी प्लेसमेंट अच्छी होती है। तो ये भी क्या है, एसएम का तरीका है, आगे बढ़ने का तरीका है। तो ऐसे करके हमें समझना पड़ेगा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग नहीं भी होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन भी एसएम लगाती है। सिंपल प्लेइंग क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा आता है लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। देखिए 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल। क्या ये लेवल्स मुझे पढ़ाने की जरूरत है, बोलो हाँ कि ना। क्या ये क्वेश्चन मेरे को कराने की जरूरत है, हाँ कि ना। चलो अच्छा देखो, कॉर्पोरेट लेवल में कौन कौन आता है, कंपनी का सीईओ, सीएफओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कॉर्पोरेट लेवल में आ गए। उसके बाद में बिजनेस लेवल, तो बिजनेस यानी कि उस डिवीजन के मैनेजर्स आ गए, जनरल मैनेजर्स आ गए। फंक्शनल में कौन आएगा, फंक्शन का मैनेजर, जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर, एचआर मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। बोलो हाँ कि ना, बोलो ना। ओके अच्छा, अब एग्जाम में 5 नंबर में ये फुल टू क्वेश्चन आएगा। आपने एक पेज का कंटेंट ये लिख देना है और वो जो डायग्राम मैंने बनाया है वो लिख देना है, ठीक है। ओके, अब एक यहां पर आपको मैं चीज समझाना चाहती हूँ। एग्जाम में
अगर मैं बात करूं सेपरेट क्वेश्चन की, तो सेपरेट क्वेश्चन बिजनेस लेवल से नहीं आता, फंक्शनल लेवल से नहीं आता, कॉर्पोरेट लेवल से आ जाता है आपका सेपरेट क्वेश्चन। यानी कि क्या करेंगे वो, चालाकी करेंगे। पता है क्या करेंगे वो, एक केस बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। उस क्वेश्चन में बोलेंगे भाई साहब एक बंदा था, वो बंदा कंपनी का सीईओ था, ठीक है, तो बताओ वो बंदा कौन से लेवल में से बिलोंग करता है, कॉर्पोरेट, बिजनेस या फंक्शनल? बताओ बताओ। कॉर्पोरेट। तो पहले वो आपसे डिटरमाइन कराएगा और फिर कहेगा कि बताओ कि उसका रोल क्या है, यानी कि आगे के पॉइंट्स। और फिर वो ये भी पूछेगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जो आगे बता रही हो किसी क्लास में नहीं सुना होगा आपने। रोल लिखने के बाद में वो आपसे ये पूछेगा, क्योंकि उसने आपसे ये पूछा कि वो कौन से लेवल पे फॉल करता है, तो यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी एक बढ़ जाएगी। अब क्या जिम्मेदारी बढ़ेगी, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। शिवम, ऋतिक, हेमंत, अदनान, आई होप यू आर सीइंग द क्लास। यस, सो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। जैसे कोई इंसान कहता था, बचपन की बात करती हूँ मैं, कोई कहता था कि जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, बताओ रे बताओ इस इंडिया के अंदर हमारा सदर्न रीजन कौन सा है, नॉर्दर्न रीजन कौन सा है? या फिर मैं आपसे पूछूं कि बताओ उत्तराखंड कहाँ फॉल करता है, बताओ केरल कहाँ फॉल करता है, तो हमने कहा भैया केरल तो साउथ में फॉलो करता है। बोलो हाँ कि ना, कहाँ फॉल करता है? साउथ में फॉल करता है। याद है आपको? आप नक्शे के ऊपर, मैप के ऊपर उसको बना के, ड्रॉ करके, कभी डॉट लगा के, कभी उसको ब्लैक करके उसको शोकेस करते थे कि यहाँ पर केरल फॉल करेगा। याद आया? वही शोकेस आपको डायग्रामेटिकली इस क्वेश्चन में करना होगा। तो कैसे करोगे? देखो, डायग्राम आपने बनाया, उसके बाद आप क्या करोगे, उस रीजन को हल्का सा डॉटेड कर दोगे, जैसे कि आपने डॉट्स बना दिए, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे लाइंस खींच सकते हो और उसके बाद लिख सकते हो कि भैया जो ये बंदा है ना, मिस्टर ए, जो कंपनी का सीईओ है, वो यहां पर फॉल करेगा। और इसको नीचे जाओगे, ऐसे करके लिखोगे कि रीजन जो हमने ऐसे किया है ये है, यहाँ पे सीईओ फॉल करेगा, उस जो भी उसका नाम होगा, मिस्टर ए जो भी है। अब बात समझ आई? ये चीज आपने आज तक नहीं करी होगी, ये चीज आपने सीखनी है। देयर हैज टू बी द प्रॉपर प्रेजेंटेशन इन द पेपर। तो ये क्वेश्चन आपका आएगा 5 नंबर का, ठीक है। अब इसके रोल के बारे में अगर मैं बात करूं तो बेटा यहां पर लिख लीजिए बेटा आर। आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है रोल नहीं, आर का मतलब रटना। रटना यानी कि आप दुनिया जहां की कोई सी ताकत लगा लीजिए, अगर आपका आंसर ये पांच हेडिंग्स या ये 5 लाइन नहीं हुई तो आपको 5 में से 5 नहीं मिलेंगे। सिंपल सी बात है। रटना यानी कि एज इट इज, रटना यानी कि एज इट इज। ओके, महक जो है एक एक लाइन पढ़ेगी और मैं उसको फटाफट से समझा दूंगी ताकि आपको इजी हो जाए, ठीक है। यस महक, सबसे पहला रोल क्या होता है कंपनी के सीईओ का या फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट का, कॉर्पोरेट लेवल का? यस, ओवर टू यू महक। डिफाइनिंग विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव। नहीं, काम करो, सुनो, तुम कंपनी के फंक्शनल लेवल को बोल दो कि कंपनी का जो सपना है वो चूज कर ले। बोल दो, नहीं बोल दोगे क्या? नहीं, तो बताओ कंपनी का सपना कौन देखेगा? बड़े लोग देखेंगे ना यार, तभी तो तुम्हारा कहते हैं कि माँ बाप अपने सपना देखते हैं बच्चों के लिए। बात समझ आई? मेजर वर्ड कौन सा है यहाँ पे? सपना। बाकी किसी को भी भगा सकते हो बट सपने को नहीं भगा सकते यहाँ से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। डिटरमाइनिंग विच बिजनेस वी शुड बी इन। नहीं, हमें कौन सा कोर्स करना है, ये फंक्शनल लेवल बताएगा हमें। कॉर्पोरेट लेवल तो बैठ के तमाशा देखेगा, है ना? बात समझ आ रही? कितने इजी पॉइंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट। एलोकेटिंग रिसोर्सेज। अच्छा, नहीं, माँ बाप थोड़ी बताएंगे कि कौन सा कमरा किसका है, हम डिसाइड करेंगे कौन सा कमरा किसका है। फंक्शन लेवल डिसाइड करेगी कि रिसोर्सेज जितने हैं किसमें बटेंगे, कितने बटेंगे, हम डिसाइड करेंगे बैठ कर। कर लें क्या? नहीं। उसके बाद फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजीज। कौन सी स्ट्रेटेजीज? सारी स्ट्रेटेजीज ना। कॉर्पोरेट लेवल पे फॉल करते हैं तो कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटजीज ये बनाएंगे। बात समझ आई? फंक्शनल वाले फंक्शनल की बनाएंगे, आगे बिजनेस वाले बिजनेस के बनाएंगे, ठीक है।
लास्ट Providing leadership. वेरी गुड। अब आप चला लो अपने घर परिवार को। लीडरशिप में कॉर्पोरेट लेवल की क्या जरूरत है, फंक्शनल वालों के अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो हाँ कि ना। ठीक है, हो गए। टाइम क्या हुआ है? व्हाट्स द टाइम? 8:10 हो गया। 8:10। क्या कोई टॉपिक बचा है चैप्टर का? नो, ऑल द मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर डन, सो वी आर ऑन टारगेट। कंग्रेचुलेशंस। गुड जॉब। कैसा लग रहा है पढ़ने के बाद? फैंटास्टिक। अच्छा लग रहा है। I'll be a bit slow in SM, bit fast in SM, and a bit slow in EIS. Because EIS आपको डिफिकल्ट लगता है। ओके, सो SM में हमारी यही स्पीड रहने वाली है। कैचअप कर पा रहे हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? Giving you 5 minutes to revise. You can switch off the camera and revise.